आज मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के सबसे ज़रूरी टूल के बारे में। वैसे तो ये टूल बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और यूज़फुल है। खाली आप अगर इस टूल को भी अच्छे से समझ जाओ, इसको कैसे चार्ट्स पे एनालाइज करना है ये चीज़ आप जान जाओ, तो आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मूविंग एवरेजेस के बारे में। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मूविंग और एवरेज, ये एवरेज होती है, पिछले प्राइजेस की एवरेज होती है ये। और ये मूविंग इसलिए होती है क्योंकि जैसे जैसे नई कैंडलस्टिक बनती है तो ये जो एवरेज है ये रिकैलकुलेट होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा ऑफ द प्राइजेस। मूविंग एवरेज हम कितने भी डेज की ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम 200 डेज मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो पिछले 200 दिन गए हैं उनका जो प्राइस था हर एक दिन का, उन सब की एवरेज निकाल के जो प्राइस आ रहा है वो बनता है मूविंग एवरेज। तो 200 दिन की जब हमने निकाली है एवरेज, उसको कहेंगे 200 DMA, 200 डेज मूविंग एवरेज। ऐसे ही अगर 100 दिन की निकालेंगे तो वो होगा 100 डेज मूविंग एवरेज। तो अब चार्ट पे देख लेते हैं कि मूविंग एवरेजेस को कैसे हमें चार्ट एनालिसिस में यूज़ करना है। तो वैसे तो मूविंग एवरेज कितने भी डेज़ की आप ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट मूविंग एवरेजेस हैं चार्ट एनालिसिस के लिए वो है 50 डेज़ मूविंग एवरेज, 100 डेज़ मूविंग एवरेज और 200 डेज़ मूविंग एवरेज। अब मैं आपको पहले चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे लगानी होती है एवरेज। स्टडीज़ में जाएंगे हम, फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि कितने डेज़ की मूविंग एवरेज चाहिए। तो अभी मेरे को अगर 50 की चाहिए, यहाँ से कलर आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। 50 डेज़ मूविंग एवरेज मैंने चार्ट पे लगा दी। उसके बाद मैं 100 लगाऊंगा। और फिर 200। ये तीनों मूविंग एवरेजेस सबसे इम्पॉर्टेंट हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। इनको देख के, इनको एनालाइज करके हमें स्टॉक के अंदर ट्रेंड का पता चलता है कि उसका ट्रेंड किस साइड में जा रहा है, उसका प्राइस मूवमेंट फ्यूचर में किस साइड में जा सकता है। अब वो एनालाइज कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मूविंग एवरेजेस को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी एनालिसिस में। पहला जो तरीका है वो है प्राइस क्रॉसिंग द मूविंग एवरेज, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड। आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, जब 2020 में निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई, उसके बाद जब ये वापस उठा है, अब देखो यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब इसने मूविंग एवरेजेस क्रॉस करी हैं तो जो आदमी मूविंग एवरेज को एनालाइज कर रहा है, मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे चार्ट की एनालिसिस कर रहा है, उसको जब प्राइस ये चीज़ें क्रॉस कर रहा है, इन लाइंस को क्रॉस कर रहा है 50, 100 और 200 DMA की, तब ये चीज़ समझ जानी है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया है। जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड था इसके अंदर, यहाँ पे जब ये क्रॉस करता जा रहा है ना, तो हमें ये समझना है कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ से मूविंग एवरेज को क्रॉस करना एक सिग्निफिकेंट मूव होता है प्राइस के अंदर, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका ट्रेंड ऊपर की साइड चालू होने वाला है। सबसे मेन यूज़ मूविंग एवरेज का हमें ट्रेंड समझने के लिए ही करना है। तो जब प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलता है, ज़ोर से कन्विंसिंगली ऊपर निकलता है, तो उसके अंदर ऊपर का ट्रेंड बनता है। बहुत चांस है कि वो काफ़ी टाइम तक आने वाले ऊपर की साइड ही चलता रहे, एक काफ़ी बड़ा मूव दे। और यही चीज़ अपोजिट होती है जब प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है। आप देखो, जब यहाँ पे 200 DMA को इसने काटा है, उसके बाद काफ़ी टाइम ये कंसोलिडेशन में रहा है, और अगेन जब 200 DMA के ऊपर गया, फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है। यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकडाउन था। फॉल्स ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकआउट्स कभी कभी आ सकते हैं, इसलिए जब तक कन्विंसिंगली इसके ऊपर या नीचे नहीं चले जाता है प्राइस, तब तक आपको डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन जब कन्विंसिंगली ऊपर चला जाए, अच्छे से एक पावरफुल मूव के साथ थोड़ा ऊपर चला जाए मूविंग एवरेज से, तब आप ये चीज़ समझ सकते हो कि इसके अंदर एक अप ट्रेंड चालू हो गया है। अब आप देखो, रिसेंटली भी
2024 के अंदर जो एक बुल रन था, उसके बाद जब प्राइस में गिरावट आनी चालू हुई तो सबसे पहले इसने 50 डीएम में काटा, फिर 100, फिर 200, और इनको तीनों को काटने के बाद कंसोलिडेशन में गया कहीं ना कहीं। अब ऑब्वियस ही बात है, 50 दिन की एवरेज जो है वो शॉर्ट टर्म की है, तो उसको जल्दी ऊपर या नीचे काट देता है। इसलिए ये चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा दिन की एवरेज है उतने ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, और उतनी ही ज़्यादा वो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू देता है हमें। जितने शॉर्ट टर्म की एवरेज होती है वो हमें शॉर्ट टर्म व्यू देती है। तो 50 डीएम में जो है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म का व्यू देता है, 100 डीएम में उससे ज़्यादा, और 200 डीएम में एक लॉन्ग टर्म व्यू देता है। 50 डीएम में को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम 6 महीने के आसपास का व्यू समझना चाहते हैं। 100 डीएम में को हम यूज़ करते हैं जब हम 1 से 2 साल का व्यू समझना चाहते हैं। और 200 डीएम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं 3 साल से 5 साल के टाइम पीरियड की। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका बड़े लेवल का ट्रेंड जो है, बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, उसको जज करने के लिए, उसको देखने के लिए 200 डीएम में बहुत काम आती है। क्योंकि 200 डीएमए के ऊपर या नीचे कोई भी स्टॉक या इंडेक्स आसानी से नहीं जाता है, और अगर वो चीज़ होती है, अगर ऊपर निकलता है नीचे निकलता है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है वो मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग और बड़े ट्रेंड में बदल सकती है। एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे 1 डे की कैंडलस्टिक मैंने ली है, तो अभी 50 डेज़ मूविंग एवरेज है, 100 डेज़ मूविंग एवरेज है, 200 डेज़ मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर इसको मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे करूँगा तो उसके हिसाब से मूविंग एवरेज बन जाएगी। अगर मैंने 1 वीक कर दिया तो अब ये 50, 100, 200 वीक की एवरेज है, ना कि डेज़ की। तो जिस हिसाब की हमारी कैंडल स्टिक लगी है जिस टाइम फ्रेम पे, उसके हिसाब से ही मूविंग एवरेज है। अब दूसरी चीज़ जो हम मूविंग एवरेजेस को एनालाइज करते समय देखते हैं वो है क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर का मतलब होता है जब एक मूविंग एवरेज दूसरी मूविंग एवरेज को नीचे से या ऊपर से काटती है। जैसे आप देखो यहाँ पे 50 डीएम में 100 डीएम को नीचे से काटते हुए ऊपर गई है, तो ये एक क्रॉसओवर है। यहाँ पे देखो 50 डीएम में 200 डीएम को नीचे काट के गई है, तो ये भी एक क्रॉसओवर है। एक बहुत स्पेशल क्रॉसओवर होता है गोल्डन क्रॉसओवर। जब गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम का और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्टार्ट होता है। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब होता है कि जो आपकी 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 200 डेज मूविंग एवरेज को काटेगी, उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चालू होता है। अगर शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करती है नीचे से या ऊपर से, वो भी एक ट्रेंड का साइन होता है। लेकिन जब 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को काटती है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़े ट्रेंड का साइन होता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है वो। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि वो कैसे चीज़ काम करती है। अब आप यहाँ पे देखो, ये 50 डेज मूविंग एवरेज ने 200 और 100 दोनों को नीचे की साइड से ऊपर की साइड काटा है, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर है। अब इसके बाद देखो कितनी बड़ी चाल बनी है इसके अंदर। निफ्टी 17,800 के लेवल पे क्रॉसओवर करने के बाद 26,200 के ऊपर का टॉप लगाया है इसने। तो यहाँ पे अगर आप एनालाइज कर लेते कि गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पे आप इसमें घुस जाते, तो ये पूरी रैली, पूरा अप ट्रेंड, आप पॉजिटिव रह सकते थे, आप चीज़ों पे काम कर सकते थे, एक पॉजिटिव बायस बना के अप ट्रेंड का फ़ायदा उठा सकते थे। और आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ, शायद आप इस टाइम पे मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, आपके मन में डाउट हो कि बहुत सारे वॉर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, लेकिन चार्ट हमें क्या बता रहा है? चार्ट पे रिसेंटली गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े ट्रेंड का साइन होता है। ये क्रॉसओवर नीचे से ऊपर की साइड हुआ है, यानी कि बहुत चांसेस हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा अप ट्रेंड चालू हो निफ्टी के अंदर यहाँ से। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिससे हम मूविंग एवरेज को यूज़ करके चार्ट एनालिसिस करते हैं। पहला होता है मूविंग एवरेज को प्राइस अगर ऊपर और नीचे से क्रॉस करता है, और दूसरा होता है जब मूविंग एवरेजेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, शॉर्ट टर्म वाली लॉन्ग टर्म को ऊपर या नीचे से क्रॉस करती है, जिसको क्रॉसओवर्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है।
तो वॉल्यूम को चार्ट पे ऐड करने के लिए आपको स्टडीज़ में जाके सिंपल वॉल्यूम टाइप करना है, वॉल्यूम चार्ट को सिलेक्ट करना है। जब हम वॉल्यूम को चार्ट पे लगाते हैं तो आप देखोगे ऐसे कुछ बार ग्राफ टाइप बना आएगा और हर कैंडल स्टिक के लिए एक बार होगा। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या दर्शाता है? वॉल्यूम ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक के लिए उसके टाइम फ्रेम में कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अब यहाँ पे दो कलर के बार्स हैं, एक रेड है एक ग्रीन है। तो ये कैंडल स्टिक पे डिपेंड करता है। अगर उस दिन की कैंडल स्टिक रेड है तो वॉल्यूम बार भी रेड है, अगर वो ग्रीन है तो ग्रीन है। अब वॉल्यूम्स को कैसे यूज़ करना है अपनी चार्ट के एनालिसिस के अंदर? ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। आप देखो जब 2020 में टाटा मोटर्स में गिरावट आई थी तो गिरावट आने से पहले ये 200 रुपये के आसपास था, वहाँ से गिर के ये 65 रुपये के आसपास आया था। अब यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पे काम में आती है? अब देखो जब ये यहाँ से वापस चालू हुआ, जब पुराने रेजिस्टेंस पे ये गया 200 रुपये के आसपास, या ये भी एक रेजिस्टेंस है 240 के आसपास। आप देखो जब प्राइस ने इन दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ा है, जब ये इसके ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे आप साथ में वॉल्यूम्स को भी देख सकते हो। आप देखो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसने तोड़ा है इसको। तो वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है ना, अगर ब्रेकआउट हो रहा है किसी चार्ट में रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, और उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जितना नॉर्मली रहती है, यहाँ पे देखो कम था, उसके मुकाबले अगर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। और अगर वॉल्यूम्स कम है, बहुत कम है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के पीछे, तो कहीं ना कहीं वो फॉल्स ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के पीछे अच्छी वॉल्यूम्स का सहारा है तो वो काफ़ी रिलायबल होता है, काफ़ी रिलायबिलिटी होती है उस ट्रेंड के ऊपर जो ब्रेकआउट के बाद नया ट्रेंड बनेगा। वॉल्यूम से हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी स्क्वीज़ हो गई, काफ़ी कम वॉल्यूम हो गई इस एरिया में। तो जब वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो जाती है ना किसी स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि इसको बहुत कम लोग इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो ये स्टॉक उतना इन फ्लेवर नहीं रहा है, अब थोड़ा सा आउट ऑफ फ्लेवर हो गया है ये शेयर। और जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं तब ये समझ आता है कि इस टाइम पे ये जो स्टॉक है ये बहुत ही फ्लेवर में चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं आज के टाइम पे। इस स्टॉक के अंदर जितना इंटरेस्ट जनरली रहता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर आप देखोगे जब स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते उस स्टॉक के अंदर, तब वो काफ़ी अच्छा समय होता है उस स्टॉक के अंदर एंट्री लेने का और अपनी पोजीशन बनाने का। उस स्टॉक के वहाँ से अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। वॉल्यूम को हमें दूसरी चीज़ों के साथ जोड़ के देखना पड़ता है। वॉल्यूम उसके अकेले से हम कुछ जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम वॉल्यूम को के साथ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखेंगे, वॉल्यूम के साथ हम स्टॉक का ट्रेंड देखेंगे, मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर के साथ वॉल्यूम लगा के देखेंगे। वॉल्यूम एक तरीके से सपोर्टिव इंडिकेटर की तरह काम करता है। इसको आप फर्स्ट इंडिकेटर नहीं ले सकते। फर्स्ट इंडिकेटर आपका रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट या मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर हो सकता है, लेकिन उसके सपोर्ट में अगर वॉल्यूम भी अच्छा है उसके अंदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टाइम, तो आपका ट्रस्ट उस ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे बढ़ जाता है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है उस मूवमेंट की। बहुत लोग आजकल इन मूविंग एवरेजेस कोई अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के कोर्सेज बेच रहे हैं, अपने कोर्सेज बना बना के दे रहे हैं आपको। मैंने यहाँ पे आपको फ्री में सिखाया है कि मूविंग एवरेजेस को बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिस इज़ ऑल यू नीड। अगर आप किसी और चक्कर में पड़ते हो वो किसी काम का नहीं है। बेसिक सी चीज़ है मूविंग एवरेज, और बेसिक तरीके से ही, सिंपल तरीके से ही इसको यूज़ करना चाहिए। तो आप मूविंग एवरेजेस की एनालिसिस को अपनी चार्ट एनालिसिस में जोड़ो और फिर देखो आपके रिजल्ट्स कितने ज़्यादा इंप्रूव होंगे।